अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 कैप 6 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, शरिया कंप्लायंस जी, बंद कर दें यार। शरिया कंप्लायंस ये फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है, यानी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। वो लिस्टेड कंपनीज जो शरिया परमिसेबल बिजनेस के अंदर एज अ कोर एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि वो एक अलग से नोट दें, ठीक है, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, और फिर उसको क्रॉस रेफरेंस करें रेलेवेंट नोट्स के साथ। क्या डिस्क्लोजर दें जी? शरिया कंप्लायंस का डिस्क्लोजर दें, जिसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर 4 हैं। लायबिलिटी साइड पे 2 चीज़ें थी, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाला लोन, फाइनेंसिंग एज पर इस्लामिक मोड, और कन्वेंशनल कोई लोन है तो उसका इंटरेस्ट पेएबल। बैलेंस शीट में दूसरी एसेट साइड के 2 डिस्क्लोजर्स हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंस और टीडीआर्स हैं। फिर पीएनएल के अंदर बताएं रेवेन्यू अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट्स, ब्रेकअप ऑफ लेट पेमेंट्स एट्सेट्रा, गेन लॉस डिविडेंड वगैरह शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स पे या शरिया कंप्लाइंट एसोसिएट के शेयर ऑफ प्रॉफिट का बताएं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट टीडीआर्स, बैंक डिपॉजिट्स, एक्सचेंज गेन एक्चुअल करेंसी का और और कन्वेंशनल डेरिवेटिव्स का। हमने नॉन कन्वेंशनल पढ़े हुए हैं। फिर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे कोई प्रॉफिट पे किया आपने, और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस, फिर सोर्स और ब्रेकअप अदर इनकम का बताएं, और कोई रिलेशनशिप है किसी शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तो वो भी बताना है। अब एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? कहता है कि जी जो नहीं हैं अलाउड, शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेसेस जो हैं, जिनमें अगर इन्वॉल्व हैं तो वो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस नहीं होगा। वो कहता है इसमें शामिल है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है। बिजनेस ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कन्वेंशनल बैंकिंग जो है नॉन परमिसेबल है, जिसमें कन्वेंशनल बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाती है, इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग आ जाती है, गैम्बलिंग, बैटिंग, लिकोर, ये शराब वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं, पोर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, नॉन हलाल फूड बेवरेजेस जो हैं, शरिया नॉन कंप्लाइंट एंटरटेनमेंट है, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और एनी अदर एक्टिविटीज़ दैट आर डीम्ड शरिया नॉन परमिसेबल। ये उन्होंने कहा है कि जी ये नॉन परमिसेबल है। और जो कंपनी नॉन परमिसेबल में नहीं इन्वॉल्व एज अ कोर एक्टिविटी, उनकी बिजनेस जो है वो शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं, तो उनके बारे में ये है कि वो ये वाला डिस्क्लोजर भी देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट में फिर रहे थे। पहले सफ़े में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ज़रा दोबारा से एक दफ़ा बता दूं मैं आपको। दूसरे में कोई मसला, दूसरा सफ़ा पढ़ा था, कोई मसला इसमें? ऑडिट, तीसरे सफ़े पे आ गए हम। मैं तो कहता हूँ चौथा भी पढ़ ही लेंगे आज, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑडिट, आपको पता है जी, ये वाली जो पावर ऑफ एससीसीपी का दूसरा पैराग्राफ, जिसमें वो कह रहा है कि the SCCP shall have power from time to time to grant exemption to any company or class of companies if it is in public interest to do so from compliance with all or any of the requirements of the relevant schedule। कि वो किसी कंपनी को कह सकता है जी आपको ना फोर्थ स्केड्यूल लगाओ ना फिफ्थ लगाओ, कोई लगाने की जरूरत नहीं, ये उनके पास पावर है। अगर पेड अप कैपिटल भी एक्सीड कर रहा हो, भाई उनके पास पावर है, अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये है, कंपनी ने आके उनको कहा है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पहली बात, एससीपी के पास अपनी मर्जी पे या एप्लीकेशन बाय कंपनी पे मॉडिफाई कर सकती है उस कंपनी से रिलेटेड क्या जी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्केड्यूल फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ कंपनी। पहली बात, एससीपी के पास पावर है कि वो किसी स्केड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, ठीक है। और एससीपी के पास ये भी पावर है कि वो मॉडिफाई तो क्या,
एग्जेम्पशन ही दे सकते हैं उस कंपनी को या उसकी या पूरी एक क्लास ऑफ कंपनीज को फ्रॉम कंप्लायंस विद सारे के सारे स्केड्यूल, या कोई उनमें से किसी एक की रिक्वायरमेंट पे एग्जेम्पशन दे सकते हैं, तो उनके पास पावर है। ठीक है, अच्छा जी, तो कंपनी कहती है कि जी हमने फलां डिस्क्लोजर जो है वो नहीं देना, ये हमारे हिसाब से आप समझें इसको पब्लिक इंटरेस्ट में भी यही बेहतर है, तो उनकी मर्जी है, वो उसके अंदर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट कर दें या पूरा जो है वो स्केड्यूल भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, पावर है उनके पास जी। अच्छा जी, ऑडिट की बात हो रही है, आपको पता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की अपनी और फिर सब्सिडरी के साथ अटैच करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपने देनी होती हैं, यही हमने पढ़ा था इधर। ठीक है, कि आपने देयर शैल बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी भी, यानी कि ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्सिडरीज के समेत वाली भी देनी है। वो हमने जाकर देखा भी था कि पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, अब सब्सिडरी का ऑडिटर हो सकता है कोई और हो, लेकिन पेरेंट का ऑडिटर कोई और होगा, तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कौन ओपिनियन दे अपनी। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने कहा कि जो पेरेंट का ऑडिटर है, यानी होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी अपनी ओपिनियन देगा। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी हो तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि यूफोन का ऑडिट करने की उनको ज़रूरत होगी, बल्कि ऑडिटर क्या करेगा, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4 को चेक कर लेगा कि ये वर्किंग सही हुई है या नहीं सही हुई है। यानी जो कंसोलिडेशन आपने करनी सीखी है वो सिर्फ इसको चेक कर लेगा, उसको सब्सिडरी की यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी ऑडिटर की, या तो वो खुद ही ऑडिटर हो सकता है उसका हो, या कोई और भी ऑडिटर है तो उसने उसकी रिपोर्ट दी हुई होगी। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूफोन की जो हैं उनको जब इकट्ठा किया, कंसोलिडेशन आपने सीखी है, तो आपने वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4 यही की थी ना, फिर वर्किंग 5, वर्किंग 6, वर्किंग 7 वो जो भी है आपकी। ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के ऊपर भी ओपिनियन देगा, और उसके लिए उसको पेरेंट का तो वो खुद ऑडिटर है, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर भी उसने बस ये वर्किंग्स चेक कर लेनी है मेरे हिसाब से, तो कि ये सब सही हुआ या नहीं हुआ, और इसके ऊपर भी ओपिनियन होल्डिंग कंपनी का ही ऑडिटर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी ऑडिटर of a holding company appointed to audit its individual financial statements shall also report in the specified form on consolidated financial statements and exercise all such rights and duties as are vested in him under the law। वो कह रहा है कि जी वो ऑडिटर जो होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है, ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी shall also report ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस इतनी सी बात इसमें काम की है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि जो लॉ के अंडर उसको राइट्स मिले हुए हैं वो सारे के सारे उसको अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे सब्सिडरी के ऑडिटर ने जब ऑडिट किया तो उसमें, अच्छा क्वालिफाइड ऑडिट कौन कौन पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, चलो मुझे भी थोड़ा गाइड कर देना, मैं ज़रा भूल गया हूँ ऑडिट है। मुझे ये बताइएगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड का मतलब तो अच्छी चीज़ होता है ना, हम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन जब कोई मिस स्टेटमेंट हो तो जो ऑडिटर को मिली नहीं वो ना, अच्छा जो मिल गई और वो कंपनी ने ठीक कर ली, अच्छा वो भी नहीं है, अच्छा तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है फिर, कि आपके ऑडिटर ने कहा कि हमने कोई गलती निकाली थी, हमने उनको कहा सही कर लो, उन्होंने कहा हमने सही नहीं करनी, तो वो क्या कर देता है, अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई कर देता है, अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को लिखता है। अब अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूफोन की जो हैं उसके अंदर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दी हुई है ऑडिटर ने, तो फिर जब होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के ऊपर भी रिपोर्ट दे रहा होगा तो उस क्वालिफिकेशन का जिक्र उसके अंदर कर दे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन मटेरियल इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन यूफोन यानी कि सब्सिडरी गिवन बाय यूफोन ऑडिटर। अगर यूफोन के ऑडिटर ने
यूफोन के ऊपर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दी हुई है तो वो कब दी होती है, जब जब यूफोन ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती करेक्ट नहीं की होती, ठीक है। व्हेन यूफोन हैज नॉट करेक्टेड a गलती इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या करना है जी, पढ़ें जरा। देयर शेल also be disclosed in consolidated financial statements any note or explanation on a qualification relating to subsidiary which is material from viewpoint of members of holding company but have not been covered in financial statements of holding company। ठीक है, यानी अगर कोई नोट या एक्सप्लेनेशन ऑन क्वालिफिकेशन है सब्सिडी से रिलेट कर रहा, उसको भी आप डिस्क्लोज कर दें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वैसे कवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर यूफोन के ऑडिटर ने कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दी हुई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो कर दें ताकि यूजर्स को उसका पता लग सके, उसको उनके लिए रेलिवेंट हो सकती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, हाँ भाई, कौन करे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट। ये ना असल में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कहानी चल रही थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट क्या है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग के साथ कंसोलिडेटेड को भी अटैच करके भेजें। एक्सेप्शन क्या है, 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल वाली कंपनी है और उसकी सब्सिडरीज हैं तो फिर उनको ये रिक्वायरमेंट उन पर नहीं लगती। फिर एडिशनल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था कि 90 दिन से अगर ज़्यादा हो जाए तो इंटरिम इंफॉर्मेशन सब्सिडरी के लिए बनाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ऑडिट की बात आई तो जो ये सारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात चल रही है ना, तो ऑडिटर वही पेरेंट का जो होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर कंसोलिडेशन चल रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना। सेक्शन 228 और इस तरह से आगे चल रही कहानी है इसी की, ठीक है। तो जो ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का है वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देगा। और अगर कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूफोन के ऑडिटर ने उसके अंदर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दी हुई है, कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डालें तो हो सकता है होल्डिंग कंपनी के यूजर्स के लिए, उनके ओनर्स के लिए ये रेलेवेंट हो सकती है। फिर ऑथेंटिकेशन क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन ऑथोराइज करे फॉर इशुएंस, तो कंपनीज एक्ट कहता है जिसने होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज किया था वही, यानी वो याद होगा आपको, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, नहीं याद होना, कहाँ पे आपको याद होना है, 3 सिग्नेचर थे बस ये याद है। ये चेक कर लेते हैं कि वो तीनों सिग्नेचर सेम बंदों के थे या डिफरेंट के थे। ये जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर डायरेक्टर है और फिर सीएफओ है, ठीक है। एस पता नहीं क्या, अब ये तो अनकंसोलिडेटेड है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड पे जंप करके जा नहीं सकते, फटाफट जैसे ऐसे करके जाते हैं। ये देखें जी, वही सेम साइन आ रहे हैं आपको नज़र, वही सेम साइन आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही साइन है, मुझे भी नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे हैं, ऐसे ना करें कि नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो पड़े हैं सेम है। तो बेसिकली जिन बंदों ने ऑथोराइज किया, ऑथेंटिकेट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की, होल्डिंग कंपनी की, ठीक है, वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है जी। तो पढ़ें, every consolidated financial statements shall be signed by the same person by whom the individual financial statements of holding company are required to be signed, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ अदर सेक्शंस, द ऑल प्रोविजन ऑफ सेक्शन, कोई हैं ये सेक्शन, अब ये सेक्शन भी नहीं डाले, पता नहीं क्या करता है इस तरह से। बहरहाल द ऑल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 222, 233, ये सारे सेक्शंस हैं, शेल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ फॉर द वर्ड कंपनी अपीयरिंग इन दीज सेक्शंस द वर्ड होल्डिंग कंपनी वर सब्स्टिट्यूटेड। वो कहता है जितने ये सेक्शंस थे जिनके अंदर अभी हमने डिस्क्लोजर जो पढ़े जिस तरह से, ठीक है, तो जितने जो सेक्शंस यहाँ पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लग रहे थे, जब कंसोलिडेशन की बारी आएगी, ऊपर कंसोलिडेशन की हेडिंग चल रही है ना, तो फिर जहाँ जहाँ लफ्ज़ कंपनी यूज़ हुआ है वहाँ पे आप उसको ये समझ लीजिएगा कि ये होल्डिंग कंपनी है, मतलब कि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लग जाएंगी कि इन सेक्शंस के अंदर
जहाँ जहाँ कंपनी पहले इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहे थे, वहीं पर इस कंपनी के लफ्ज़ को रिप्लेस्ड समझिएगा होल्डिंग कंपनी के साथ, यानी वही सारी रिक्वायरमेंट्स कंसोलिडेशन पे भी लग गई। रिलैक्सेशन आ गई जी, फिर रिलैक्स कर देता है जी एससीसीपी में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी डायरेक्ट दैट अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सच एक्सटेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द हुक्मनामा। लेकिन पेनल्टी भी है, ठीक है जी, मतलब उनकी मर्जी है कि ये ऊपर वाले सेक्शन में से, ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी कहते हैं कि जी अब हमने उधर पे भी ये किया हुआ है, वैसा ही है, चलें इधर यहाँ पे जाने दें, तो वो क्या हो सकता है कि वो उसको एग्जेम्प्ट कर दें, उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन पेनल्टी है। अब ये बहुत अजीब है, एनी कंट्रावेंशन और डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद अबव रिक्वायरमेंट्स शैल बी एन ऑफेंस, ये जुर्म समझा जाएगा, और इसके लिए लाइबिलिटी क्या होगी, टू अ पेनल्टी ऑफ लेवल 2। अब लेवल्स बने हुए हैं, लेवल 1 इतना जुर्माना, लेवल 2 इतना, लेवल 3 इतना, ठीक है। अब वो लेवल्स सवाल में इसने नहीं, ये किताब में इसने नहीं डाले, ठीक है। लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल, स्केल भी होंगे, ठीक है। कोई स्केल के ऊपर ये कहता है कि अगर आपने इसमें से किसी कंट्रावेंशन को किया तो आपको स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कौन सा जुर्माना लगेगा, उन्होंने कहा जी लेवल 2 का जुर्माना लगेगा ऑन स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। तो कंट्रावेंशन या डिफॉल्ट के केस के अंदर बस इतना याद रख लो एमसीक्यूज के लिए कि पेनल्टी ऑफ लेवल 2 होगी ऑन स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी, पहले भी बात की तो है, बहरहाल फाइनेंशियल ईयर टू कोइंसाइड द बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल एंश्योर दैट इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड ईच ऑफ इट्स सब्सिडरीज कोइंसाइड एक्सेप्ट वेयर इन देयर ओपिनियन देयर इज गुड रीजन अगेंस्ट इट। कहता है जी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बीओडी है होल्डिंग कंपनी का, पेरेंट कंपनी के, वो पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनका फाइनेंशियल ईयर और उनकी सारी सब्सिडरीज का फाइनेंशियल ईयर उनके साथ सेम हो, ठीक है, एक्सेप्ट वो इसकी कोई रीज़न दे सकें कि ये जी नहीं जी ये सेम हो नहीं सकता जी, हम इस वक्त जो है वो बैंकिंग कंपनी है और हमारी जो सब्सिडरी है वो तो शुगर की इंडस्ट्री के अंदर है, तो उनका ईयर एंड मुनासिब 30 सितंबर को ही बनता है मिसाल के तौर पर। या हम तो बैंकिंग कंपनी है, हमारा ईयर एंड तो 31 दिसंबर पे है, लेकिन हमारी जो सब्सिडरी है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल है, तो उसका ईयर एंड 30 जून पे ज़्यादा मुनासिब है। अगर उनके पास कोई गुड रीज़न है तो ठीक एक्सेप्शन है, वरना बोर्ड को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो पेरेंट का ईयर एंड है वही जो है वो सारी सब्सिडीज़ का होना चाहिए। फैसिलिटेशन बाय एससीसीपी फॉर द अबव पर्पस, एससीसीपी में फैसिलिटेट अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी by extending financial year of any such company on an application by such company। कहता है कि जी क्या फैसिलिटेशन दे रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, यही मिसाल है, ऑन 1 अक्टूबर 21। अब एससीसीपी क्या करेगा, ये ऊपर वाली दोनों जो ऊपर वाली बात थी कि इसको कोइंसाइड करने के लिए फैसिलिटेट कैसे कर सकता है, उन्होंने कहा जी एससीसीपी में फैसिलिटेट होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी बाय एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच कंपनी, लेकिन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच कंपनी। क्या मतलब, 1 अक्टूबर पे 2021 पे एफएफएल बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ ओएल बाय एक्वायरिंग 60% शेयर्स, ठीक है। तो ओएल कौन है जी, सब्सिडरी। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एफएफएल इज 31 दिसंबर एंड दैट ऑफ ओएल इज 31 अक्टूबर। अब पेरेंट का ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर, ठीक है जी, और सब्सिडरी का ईयर एंड कब हो रहा है, 31 अक्टूबर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, वो तो वहाँ से है ही, सहूलत मौजूद है ही, 90 दिन वाली ऊपर से सहूलत मौजूद है ही, ठीक है, कि अगर 90 दिन से कम है, ये कम है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं को ही कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन वो बहरहाल यहाँ पर कह रहे हैं कि कोशिश ये करनी है कि आप इनको कोइंसाइड करवाएं। अब ओएल अप्लाइड, ओएल सब्सिडरी कौन है, ओएल, ओएल है ना सब्सिडरी, ओएल ने अप्लाई किया है फॉर एक्सटेंशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर सो दैट फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड विद एफएफएल इट्स होल्डिंग कंपनी, एससीसीपी में अलाउ एक्सटेंशन। अब ओएल ने क्या कहा है, इट अप्लाइड so its period will be of
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने ऑफ 14 मंथ्स टू कोइंसाइड। जैसे पहली बार आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको कहा गया था ना कि आप 16 महीने तक का भी फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही गुंजाइश यहाँ पर है। एक गुंजाइश तो पहले भी उन्होंने दी थी कि 90 दिन तक तो आप वैसे ही क्या कर सकते हैं, 90 दिन तक तो वैसे ही क्या कर सकते हैं, आप कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने अलग से कहा कि कोशिश करें कि ये सेम हो जाए, ठीक है। अगर इसमें फैसिलिटेशन चाहिए तो एससीपी आपको अलाउ कर सकता है आपकी एप्लीकेशन पर कि आप क्या कर लें, अपने फाइनेंशियल ईयर को एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच कंपनी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 14 महीने का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी और उसके बाद फिर आगे से ऑनवर्ड जो है वो इसी हिसाब से ही चलते रहेंगे। फिर आगे तो जनवरी से दिसंबर ही बन जाएगा, कोइंसाइड भी हो जाएगा, ठीक है बासित भाई, ठीक है। अदर रिलेटेड रिलैक्सेशन क्या है, while granting any extension as mentioned above, SCP may grant such other relaxation as may be incidental or ancillary, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि इसके साथ ही अगर कोई और भी ग्रांट करना हो उन्होंने रिलैक्सेशन तो वो कर सकते हैं। एंसिलरी कहते हैं इंसिडेंटल, ये भी यहीं पे पढ़ा होगा, ये भी यहीं पे लिखा हुआ है। मतलब जैसे आपने चीनी बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई, उसके साथ बगास मोलेसिस वैसे बन गया, जैसे बाय प्रोडक्ट होती है, इसको कहते हैं इंसिडेंटल प्रोडक्शन। मेन काम के साथ ही तो इंसिडेंटल या एंसिलरी, ठीक है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, टाइम पीरियड। ये बात क्लियर हो गई है वैसे? अच्छा, ये बात थोड़ी सी इसके साथ भी देख लग रहा, एडिशनल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी तो एक था ना जी, ये भी समझ आ गई थी, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना इसको। चलें, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहता है टाइम पीरियड, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओए होए होए, अच्छा सवाल आ गया, मुका दी है फटाफट मुक जाना है। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन द पीरियड ऑफ 30 days of close of first and third quarter and 60 days of close of its second quarter। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ पहले ही पढ़ चुके हुए हैं और वो थी पूरे साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए 120 दिन। पूरी कहानी फिर क्या बनी, लिस्टेड कंपनी जो है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी और प्रिपेयर करेगी, देनी कहाँ पे वो बात की बात है, ठीक, प्रिपेयर करेगी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले क्वार्टर की आपने करनी है 30 दिन के अंदर प्रिपेयर, दूसरे क्वार्टर की आपने 60 दिन के अंदर करनी है, तीसरे की फिर 30 दिन में करनी है और फिर पूरे साल की बन जाएगी। हाँ, वो उसमें फिर आखिरी क्वार्टर की देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आखिरी क्वार्टर तो पूरे साल के अंदर शामिल हो ही जाता है, ठीक है। तो कहानी कुछ यूं बनी, क्या यार कसम से लॉ इसमें है, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया इसने, क्या लॉ के चैप्टर 12 में पढ़ा था, शुक्र है, चलो आसानी हो गई फिर है। अच्छा जी, अभी तो देखें जी, 1 जुलाई 19 को हमारा साल शुरू हुआ, पहला क्वार्टर एंड होगा 31 मार्च पे, नहीं पहला होगा 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 अक्टूबर, सितंबर पे, जब कम जुलाई वाला साल आ गया ना, ठीक है। तो 30 सितंबर 2019 पर आ गया। अब इसके 30 दिन में आपने इस क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही आपने दूसरे क्वार्टर के बारे में कह रहा है, पहला क्वार्टर कितने दिन में बना दो, 30 दिन में। दूसरा क्वार्टर जरा फिर से पढ़ के आते हैं, ठीक है। आगे भी एडिशनल रिक्वायरमेंट के साथ फिर पूरी कहानी समझ आएगी। एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड क्वार्टर, अभी पूरी बात इसमें आएगी, ठीक है।
एडिशनल रिक्वायरमेंट सेकंड क्वार्टर क्या है? एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड क्वार्टर अकाउंट्स द क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ हाफ ईयर, ये कि 6 महीने की भी प्रेजेंट करो। ओहो, यानी कि बेसिकली यहाँ पर ये काम चलेगा सेकंड क्वार्टर के अंदर, फिर पूरे 6 महीने वाली बात आ गई। ठीक है जी। और इसके लिए फिर कितने दिन दे रहा है वो? 60 डेज। ओके हो गया। और उसके बाद तीसरा क्वार्टर है, इसके लिए आपको ज़्यादा हो गया, ठहर। ये दूसरा क्वार्टर ख़त्म हुआ था जी हमारा 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर पर आपने एडिशनल रिक्वायरमेंट साथ पढ़ा दी ना, ज़रा फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। दूसरे क्वार्टर का डेटा और दूसरे क्वार्टर में एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? क्यूमुलेटिव फिगर फॉर द हाफ ईयर जो है वो भी प्रेजेंट करनी है दूसरे क्वार्टर के एंड पे। तो ये दोनों ही फिर मिलकर कितने दिन में आ गए? 60 दिन में। फिर तीसरा क्वार्टर आता है जी, तो इस तीसरे क्वार्टर के लिए उसने फिर क्या कह दिया जी, ये ख़त्म होगा आपका अगर 31 मार्च पे 2020 पे, तो इसके 30 दिन के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेनी। ठीक है जी। और उसके बाद एक आपका कोई और रंग कड्डो हूँ, ये वो पहले से पढ़ के आए थे 12 महीने पूरे, यानी कि पूरे साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए क्या पढ़ा था? इनके लिए 120 दिन के अंदर अंदर था। ये पूरी कहानी है। इसको ज़रा अब पढ़ते हैं। 30 जून 2020। ठीक है जी। अब ज़रा इसको पढ़ें। टाइम पीरियड, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी। टाइम पीरियड, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द क्लोज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ इट्स ईयर ऑफ अकाउंट्स एंड 60 days ऑफ द क्लोज ऑफ इट्स सेकेंड क्वार्टर ऑफ द इट्स अकाउंट्स। ठीक है जी। एडिशनल रिक्वायरमेंट सेकेंड क्वार्टर के लिए क्या है? द क्यूमुलेटिव फिगर फॉर हाफ ईयर दैट इज 6 month बी प्रेजेंटेड, यानी कि दूसरे क्वार्टर की क्यूमुलेटिव फिगर आपने बयान करनी है। मतलब उसमें फिर आपने ये 3 महीनों की बजाय क्या करना है? इन 6। इसको हाफ ईयरली अकाउंट्स भी कहते हैं। तो जिसका लिस्टेड कंपनी हो तो ऑडिटर रिव्यू करता है, ऑडिट नहीं करता बल्कि रिव्यू एंगेजमेंट होती है, तो वो हाफ ईयरली अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो और फिर कहता है पहली बात, द क्यूमुलेटिव फिगर फॉर हाफ ईयर दैट इज 6 month बी प्रेजेंटेड। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट किसके लिए है जी? सेकंड क्वार्टर के लिए। और इट शैल बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड स्कोप रिव्यू। वो अभी जो मैंने आपको बात की, ऑडिटर क्या करता है? रिव्यू एंगेजमेंट होती है, इसकी रिव्यू करता है बाय द स्टैट्यूटरी। जो आपका ऑडिटर है वही असल में आके, ये पहले उसने ओपिनियन दी होती है ना पिछले साल के एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। अब 6 महीने में देखता है कि कोई ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आई और सिर्फ हल्का सा एक स्कोप, थोड़ा सा स्कोप होता है उसके अंदर, फिर वो थोड़ा सा बताता है कि जी मेरे हिसाब से कोई खास चेंज नहीं आई, जो पहले था वही अभी भी चल रहा है मामला। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड स्कोप, और फिर क्वार्टरली अकाउंट्स को भी देखते हैं। लिमिटेड स्कोप रिव्यू शैल बी इन सच मैनर एंड अकॉर्डिंग टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय आईकैप एंड अप्रूव्ड बाय SCCP। ठीक है जी। तो ये सारी कहानी से मतलब इतना ही निकला है भारत, कि आपने क्या करना है? आपने पहले क्वार्टर का 30 दिन के अंदर अकाउंट्स बनाने हैं, फिर आपने दूसरे क्वार्टर के दरअसल तो क्या करने हैं जी? 6 month के अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है। ये उसने कह दिया था दूसरे क्वार्टर के लिए 60 दिन है, लेकिन दूसरे क्वार्टर के लिए उसने एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट दे दी कि क्यूमुलेटिव फिगर दोगे हाफ ईयर की, यानी 6 महीने की। तो इसका मतलब फिर 6 महीने के अकाउंट्स बनाओगे। अब उसके लिए आपको 60 दिन दे दिया उसने। उसके बाद फिर क्वार्टरली अकाउंट्स सितंबर तक के बनाते हैं आप। ठीक है। वो फिर 30 दिन में बनाने हैं। और उसके बाद फिर पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके लिए आपके पास कितने दिन है? 120 दिन। यही है, ये लॉ मेकिंग करवा लेते हैं ना। ठीक है जी। फिर वो है अपना पार्लियामेंट, वहीं से हम लॉ पास करवाते हैं। ये जो आपकी सी में चेंज आया है ये भी वहाँ से पास होकर ही आई है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। नहीं, पार्लियामेंट से। अदील लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी विद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। ये आप उधर देख लेंगे वहाँ पे, ये असल में एग्जाम्पल चल रही थी। इट शैल प्रिपेयर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19-20, ये जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर। अब उंगलियों पे गिनने हैं आपने प्लीज,
ठीक है ना। आपने एक महीना ऐसे नहीं गिन लेना, आपको पता है दिनों का ऐसा लॉ है इसके अंदर, महीने जो है वो कोई 28 का है, कोई 30 का, कोई 31 का, आपने दिन गिनने हैं यहाँ पे, लॉ है तो दिन गिनने हैं आपने उंगलियों पे, ठीक है। तो 30 सितंबर है तो फिर उंगलियों पे गिने, तो 30 अक्टूबर पे 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर। तो 30 सितंबर वाला क्वार्टर जो एंड हुआ इसके लिए 30 दिन यानी 30 अक्टूबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। फिर फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 29 फरवरी को विद इन 60 डेज। फिर फॉर हाफ ईयर एंडिंग 29 फरवरी को विद इन 60 डेज, यानी कि वो कह रहा है दोनों ही बनाओ, ठीक है, क्वार्टरली भी बनाओ, क्वार्टर हो या हाफ ईयर हो, प्रेजेंट उसको इकट्ठे ही कर देना है, ठीक है, वो 6 महीने के अंदर ही आ जाएगा ना। ये दोनों के लिए 60 दिन उसने दे दिए। और उसके बाद कहता है अगला जो आखिरी क्वार्टर है वो 30 अप्रैल को विद इन 30 डेज, और फिर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, ये 28 अक्टूबर को विद इन 120 डेज, ठीक है। तो यही वो मैंने डेट्स लिख ली थी यहाँ पर, तो ये आपकी वो एग्जाम्पल सामने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी को बनानी पड़ती हैं क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी और फाइनल भी। क्वार्टरली पहले क्वार्टर की और तीसरे क्वार्टर की 30 दिन के अंदर बना लो, हाफ ईयरली को आपने 60 दिन में बना लेना है उस हाफ ईयर के एंड होने के बाद, और फाइनल को तो 120 दिन उसने दिए ही हुए थे। पोस्टेड ऑन वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी पोस्टेड ऑन कंपनीज वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन टू इट्स मेंबर। जो देखना चाहे लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है, देखो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो तो आपने भेजनी है मेंबर को नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ, एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ भेजते हैं आप, ठीक है। लेकिन जैसे क्वार्टरली अकाउंट्स हैं, इनको तो कोई ऑडिट भी नहीं कर रहा, पहले क्वार्टर के अकाउंट्स कोई ऑडिट नहीं कर रहा, तो बीओडी बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं और उसको फिर बस साइन करके क्वार्टरली अकाउंट्स को रख लेते हैं। अब वो रख नहीं लेने, वेबसाइट पे अपलोड कर देने हैं, कोई यूज़र अगर देखना चाहे तो 3 महीनों में क्या आपकी कारकर्दगी रही है तो वहाँ पे देख सकेगा, ठीक है। ऐसे ही हाफ ईयरली के भी रखो, फिर तीसरे क्वार्टर के भी रखो, और फाइनल वाले तो वैसे ही आपने भेजने भी हैं, उनको पकड़ाने भी हैं, और उनको वो पब्लिश भी करना ही होता है आपने फाइनेंशियल इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी पोस्टेड ऑन कंपनीज वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। मोर ओवर इट शैल ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। इसी टाइम के अंदर अंदर SCCP को ईमेल कर दो, स्टॉक एक्सचेंज को भी कर दो, रजिस्ट्रार को भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर दो, ठीक है। फिर SCCP may specify the time period for which quarterly financial statements shall be made available on the website of the, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जी आप द टाइम पीरियड फॉर विच, कितने टाइम तक आपने इसको रखना है, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्सटेंशन इन टाइम फॉर फर्स्ट क्वार्टर, हाउएवर इफ कंपनी वाज अलाउड एक्सटेंशन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले आपको याद है कि हमने 120 दिन में कहा था, 120 दिन के अंदर SCCP जो है वो 30 दिन की गालिबन एक्सटेंशन दे सकता है, याद आ रहा है, ठीक है। नहीं याद आ रहा, पढ़ के आते हैं, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, लॉ में पढ़ा हुआ अभी तक चल रहा है। ये देखें, लिस्टेड कंपनी डिस्पैच करेगी, हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी लेड विद इन 120 days. Financial statements must be laid within 120 days following the close of financial year. However, in case of listed company, SCCP may for any special reason extend not exceeding 30, and for other companies, registrar may extend. ठीक है। अब ये 30 डेज की एक्सटेंशन अगर मिसाल के तौर पे हमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल वाली जो थी उनके अंदर मिली थी, तो हम तो यहाँ पे ही पहुँच गए होंगे, किधर गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी इधर जो ईयर एंड हुआ है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होते होते ही यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, इससे भी आगे चली गई। तो अगर ये मामला चला हुआ, हम तो पहले वाले भी फाइनल करते फिर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, वो कह रहा है इफ द कंपनी वॉज अलाउड एक्सटेंशन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 डेज वाली, द कंपनी मे अप्लाई SCCP फॉर एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंड SCCP मे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फाइलिंग फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग। वो यही कहेंगे ना कि भाईजान आप कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने 30 दिन में बनानी है, हम तो अभी पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 120 दिन, कितने महीने होते हैं, 4 महीने, तो यहाँ पे तो हम वो अभी वो पहुँचे हुए थे, 120 दिन से भी 30 दिन आगे पहुँचे हुए हैं, तो फिर वो क्या कर दो, हमें इन क्वार्टरली में थोड़ी सी गुंजाइश दे दो, अभी तो हमसे पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं फाइनल हुई हैं, तुम कह रहे हो इस क्वार्टर की भी कर दो,
तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम को भी 30 दिन से, ठीक है, ओके। जी लग जाते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੇ। अच्छा जी, उसके बाद dispatch to members on request, a copy of quarterly financial statement shall be dispatched in physical form if so requested by any member without any fees। अगर किसी शेयर होल्डर ने कहा है कि मुझे क्वार्टरली अकाउंट्स भेजें हार्ड फॉर्म में, तो उसको आपको भेजना पड़ेगा, उससे कोई पैसे भी आपने चार्ज नहीं करने, मेंबर है आपका, ठीक है, आपका ओनर है। ऑथेंटिकेशन, द अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेम एज दोज ऑफ ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वही लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनको ऑथराइज करते हैं, इनको भी वही ऑथराइज करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह करके ये 4 सफ़े हमारे हुए पूरे। अब इसके बाद ये डिस्क्लोजर्स हम पढ़ चुके हैं, 3rd 4th 5th स्केड्यूल क्या है, कि जनरल रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद यहाँ से आगे तो सारा चैप्टर एंड तक हमारे पास मौजूद ही है। लेकिन इसको ज़रा ऐसे ही वो ये 2 सफ़े मैं कल पढ़ाऊँगा, बात बहुत बोझ बहुत वजनी बहुत हो जाता है काम, ठीक है ना, EPS की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़रा एक दफ़ा वैसे गो थ्रू करते हैं। आज बच्चे कह रहे थे डिस्क्लोजर्स हम आपको दिखा सकते हैं, डिस्क्लोजर्स कंप्लीट हैं, हाथ खड़ा करें, डिस्क्लोजर्स कंप्लीट हैं एंड तक, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे, जिनके आज हो जाएंगे कंप्लीट वो आप हाथ खड़ा करें, ओके। और जिन्होंने नहीं करने वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने नहीं करने शर्म करो, कुछ नहीं लिखने शुरू किए, यकीन करो इनकी ज़िंदगी सुकून में आ गई है, इनका एक चैप्टर इनकी जेब में आ गया, यूँ समझ, ये एक सफ़े के ऊपर उन्होंने डिस्क्लोजर लिखे हैं, यूँ लपेट के उन्होंने जेब में डाली, ये इनका टॉपिक है पूरा, चलता फिरता टॉपिक, ठीक है जी। अच्छा, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ये 5 चीज़ें थी, मतलब ज़रा ऐसे करते जाए थोड़ा सा, मिल और प्लांट के बारे में बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के बारे में बताओ, कैपेसिटी और प्रोडक्शन और शॉर्टफॉल के बारे में बताओ, लोकल रिश्तेदारों के बारे में बताओ, ओपन कर लें अपने वो सफ़े, देख रहे होंगे आप लोग, फिर फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में बताएं, बताओ नहीं बताएं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो अनअवेल्ड हैं, ईयर एंड पे अवेलेबल हैं और अनअवेल्ड हैं, वो बताएं। फिर पब्लिक ऑफरिंग से जो पैसे इकट्ठे किए हैं आपने IPO वगैरह से, शेयर या डेट, शेयर कैपिटल या डेट जो इकट्ठा किया है, उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताएं, जब तक के वो प्लान पूरे ना हो जाएं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू हुई हैं आफ्टर IPO उनके अंदर। फिर आपने को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हो तो उसके बारे में बहुत सारी बातें थी, वो बतानी थी। फिर फॉरेन ट्रेड डेट्स हैं, जानने वाले हों तो उनका डेट भी काफ़ी है, और अगर जानने वाले ना हों, अनजान हो, तो उनका डेट होना काफ़ी नहीं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बैड हो जाए तो फिर उसका नाम लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद शरिया कंप्लायंस, अभी हमने क्लास के स्टार्ट में रिवाइज किया, ये हो गए आपके जनरल डिस्क्लोजर्स। उसके बाद बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर शुरू हुए थे, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, 4 यहाँ से 3 वहाँ से पढ़ के आए हुए थे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, डायरेक्टर वाला और एसोसिएट वाला, रेकन्सिलिएशन वाला। फिर उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर 5-7 बातें थी। फिर उसके बाद ये क्या है जी, ये वाली कहानी थी, ये किधर गई, ये अगर आपने फॉर एम्प्लॉइज एज पर HR पॉलिसी फॉर फ्रॉम सप्लायर है पैसे रिसीवेबल, तो फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं, और अगर अदर्स हैं 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर बताना है। तो ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी उसकी, आपने इसको भी टैकल कर लिया था ना अपने डिस्क्लोजर में, तो लिख लिया था ना इसको। मैंने यहाँ पे इसलिए कहा था कि ये देखो, ये लोन एडवांसेस जो हैं ये शॉर्ट टर्म के अंदर हैं। ओए किधर गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिसीवेबल हैं, ठीक है। तो अगर फॉर रिसीवेबल है फॉर गुड्स सोल्ड तो डेटर्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। और अगर रिसीवेबल हैं उसके अगेंस्ट गुड्स नहीं आनी, गुड्स भी आ सकती हैं फ्रॉम सप्लायर, आपने लिए हुए हैं पैसे, आपने दिए हुए पैसे, तो वहाँ से गुड्स आनी है, तो ये क्या है, एडवांस टू सप्लायर होता ही ये आपका एसेट होता है। तो ये आपने करंट एसेट्स के अंदर ही शो किया, और ये भी करंट एसेट्स की बात हो रही थी, तो इसको टैकल कर लिया था, लिख लिया था इसको। ये तस्वीर लेने की कहाँ से ख्याल आ गया, अब पहले नहीं ली हुई थी, ये ली हुई तस्वीर सब ने, गुम गई होनी, इसीलिए कहता हूँ घर जाके लिख लिया करो उसको। उसके बाद इक्विटी साइड शुरू हो गई, शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर थे, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो बाइफरकेट करके बताओ, सेपरेट अकाउंट में रखो, एज पर एग्रीमेंट हो। उसके बाद कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स आ गई। तो ये जनाब हमारे जनरल डिस्क्लोजर्स भी अब पूरे हो गए हैं, ठीक है, शरिया कंप्लायंस तक, और उसके ऊपर हमने 4 सफ़े भी पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे डिस्क्लोजर्स से टोटल, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। यही आपने 2 सफ़ों के ऊपर, 2 से 3 सफ़े जितने बने अब आपके, उसके ऊपर आपने इनको कर ली।
अच्छा, अब थोड़ा एक दफ़ा तकलीफ ज़रूर हुई है ये काम करते हुए, लेकिन अब ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। अब अगला पूरा महीना आपका प्रेप लीव का सुकून में है, क्योंकि आपने जब कभी इंशाल्लाह जब कभी आपने इस टॉपिक के बारे में सोच आनी है ना, ओए इतने डिस्क्लोजर, आपने कहा इतने कहाँ, एक तो कभी ऐसे दिल करे कुछ पढ़ रहे हैं ऑडिट का पर्चा, थोड़ा बोर महसूस कर रहे हैं, चलो यार वो सफ़ा निकाल के पढ़ लेते हैं, डिस्क्लोजर रिवाइज हो गए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको रिवाइज करते हुए। रिवाइज कैसे करने हैं, यहाँ से यूँ नहीं पढ़ने, बल्कि आपने यूँ पढ़ने हैं। अच्छा, जनरल रिक्वायरमेंट्स, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर फिक्स एसेट, ये एक पहला, उसमें ये 4 चीज़ें हों, बिल्कुल यही है। ऐसे करके देखते भी जाएं, रिवाइज करते जाएं। ये 5 से 7 मिनट का काम है। ओके, इसके बाद जी पीएनएल के 5 डिस्क्लोजर्स थे और फिर कहानी यहाँ पे हो गई थी ख़त्म। फॉर्मेट शुरू हुआ था जिसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने देखा, बनाकर भी देखी बैलेंस शीट्स। पीएनएल आ गया, चेंज इन इक्विटी एक आधे सवाल में देख ली थी, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, इसके अंदर सवालों के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी हम इसमें डाल देते थे। नेस्ले पाकिस्तान इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान, शेयर कैपिटल आर कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, प्रिंसिपली कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ डेयरी ब्ला ब्ला, रजिस्टर ऑफिस स्टेटेड एट बाबरली फाउंडेशन बिल्डिंग, अपर माल, कंपनी यूज फोरमैन शेखुपुरा कबीर वाला। ये क्या है जी, इन्होंने अपनी लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, साथ ही थोड़ा सा मिल्स प्लांट्स का भी बता के कहाँ पे हैं, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ प्रेपरेशन और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन के अंदर पहली चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। हम इन्हें फॉलो किया है IFRS को और कंपनीज एक्ट को। अब आप कह सकते हैं हम फॉलो करते हैं IFRS को और कंपनीज एक्ट को। कंपनीज एक्ट में भी जो डिस्क्लोजर्स है वो अब आपको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और IFRS के तो पहले ही आपको आते हैं। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन भी एक लिखा हुआ है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, जिनको रीवैल्यूएशन पे रखा हुआ है। फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर आपको एक दफ़ा बस इनको रीड कर लेना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, उनके बारे में जो आपकी पॉलिसीज होती हैं मोटी मोटी, जैसे पीपीई के बारे में, पीपीई को हमने बुक वैल्यू पे रखना है एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। पीपीई एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, क्योंकि वो क्या है, वो तो रीवैल्यूएशन पे है ना। तो पीपीई आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। बड़ी गल है। Cost in relation to self-constructed asset include direct cost of material, labor. Depreciation is charged in statement of profit or loss. Residual value and useful life are reviewed at least every year. Depreciation on addition is charged from the month of addition. No depreciation is charged in the month of disposal. Repair maintenance को expense out करते हैं. Gain losses को आप रिकॉर्ड करते हैं P&L के अंदर। अब ये बातें आप करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपने चेंज ये इसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर ये नोट देना होता है, ठीक है। फिर इंटेंजिबल्स के अंदर सॉफ्टवेयर है जी हमारा, एक्सपेंडिचर इनकम टू एक्वायर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेवलप वेबसाइट करने वाले इसमें हम लेते होते हैं। फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग, इनको हम पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट करते होते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होती हैं उनको कैपिटलाइज करते हैं। रिसर्च के साथ क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन का क्या मामला है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना, बस दोबारा बेशक ना पढ़ना, ताकि कल को आपको लिखना पड़ जाए। वो आज तक उसने मांगा नहीं है पॉलिसी के नोट्स को, ठीक है, लेकिन अगर मांग लेगा तो जैसे नोट 1 में आपने लीगल स्टेटस एंड नेचर दिया था, नोट 2 के अंदर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की हेडिंग देंगे, और वो सब के बारे में नहीं कहेगा, वो यूं कह देगा जैसे उसने एक बार कहा था आपको सवाल के अंदर, प्रिपेयर करो बैलेंस शीट अलॉन्ग विद कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट नोट्स। तो मेरा अंदाजा है अगर वो कभी मांगेगा भी तो वो यूं कहेगा अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स दे दो फॉर लेट्स से पीपीई। तो इस तरह से 2-4 बातें सिर्फ लिखनी है जो आम फहम बातें हैं जो आप करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे लीज के अंदर कंपनी रिकॉर्ड करती है राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी एट कमेंसमेंट डेट एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू लीज, जिनको हमने एक्सपेंस आउट करना होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। लीज लायबिलिटी इनिशियली मैयर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वाला यूज करते हैं। इफ रेट इज नॉट रेडली डिटर्मिनेबल तो फिर कंपनी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करती है। बड़ी गल, ये सारी बातें आप करते हैं, बस एक बार पढ़ोगे तो अंदाजा होगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में किस किस्म की बातें होती हैं, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड को हम लोअर ऑफ कॉस्ट NRV रखते हैं। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स डिटरमिन करते हैं एफको बेसिस पर। ट्रेड डेट्स को हम ओरिजिनल इनवॉइस लेस एस्टीमेट मेड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे रखते हैं। और बैड डेट को रिटर्न ऑफ को बैड डेट आर रिटर्न ऑफ व्हेन दे बिकम इररिकवरेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे रखते हैं। ट्रेड एंड पेबल्स को इनिशियली कॉस्ट पे रखते हैं। इनकम टैक्स जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स से। रेवेन्यू, अच्छा, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स इज बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ।
Deferred tax is provided using balance sheet method by calculating difference of carrying amount and tax base. Deferred tax are recorded and taxable and deferred tax asset is recorded for deductible differences to the extent it is probable that future profits will be available. सिर्फ एक बार पढ़ा होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता वो कह दे पॉलिसी नोट्स लिखो तो पता हो किसके बारे में, जिसके बारे में कह रहा है उसके बारे में ऐसी 2-3 लाइनें लिखनी जो आपको सारी पता है। ये सारे स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं, ये सारी बातें आपको पता है। बस एक बार पढ़ लोगे ना तो अंदाजा होगा। पॉलिसी नोट्स अगर आ जाए तो टैक्स का पॉलिसी, वो कहे टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसी नोट्स भी लिख दो, तो ये 2 लाइनें हमने लिखनी जो हमें पहले से ही पता है। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और रेवेन्यू और सर्विस रिकॉर्ड होता है जब सर्विस रेंडर हो जाती हैं। बोरिंग कॉस्ट कंपनी कैपिटलाइज कर देती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कंपनी शेयर होल्डर इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन द पीरियड इन विच डिविडेंड इज अप्रूव्ड। ठीक है। जब डिविडेंड अप्रूव होता है एजीएम में, जिसमें फाइनल डिविडेंड अगले साल में आता होता था ना, जिस साल का फाइनल उससे अगले। तो बस ये कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज लिख कर दिखाई गई हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट क्या होता है। तो ऐसे 2-4 बातें आपको जहन में रह जाएं, बस एक बार सिर्फ पढ़ लेना इसको। ठीक है, एक बार सिर्फ, दोबारा बेशक ना पढ़ना। फिर आपका नोट नंबर 3 हो गया, 4, 5, ये सारे नोट्स हम पढ़ते चले गए, साथ साथ करते चले गए। ये डिटेल ऑफ डिस्पोजल आ गया। फिर ये क्या था, ये तो वो आपका बुलेट 1, 2 और बुलेट 1, 2 ही था यहाँ पे। ठीक है। फिर डिस्पोजल की डिटेल आ गई। उसके बाद लॉन्ग टर्म एडवांसेज डायरेक्टर्स वाला आ गया नोट। ये सारे नोट्स हमने पढ़े हैं यहाँ से, आपके सामने ही है, मैंने साथ रेफर भी किया हुआ है। ट्रेड डेंट्स पढ़े थे हमने, जिसको डेट किया था, ट्रेड डेंट्स लिखा हुआ था ना, याद है? नहीं याद? ये देखो ट्रेड डेंट्स लिखा हुआ था, मैंने कहा था इसको ट्रेड डेट्स कर लो। उसके बाद एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल्स, ये हमने नोट के अंदर बनाकर देख लिया था। ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक के, ये भी हमने BS वाले सवाल में बनाकर देखा था, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है। फिर सेल्स, लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, लेस डिस्काउंट और सेल्स टैक्स, ये भी हमने बना के देखा था फिक्स वाले सवाल के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स फिक्स वाले सवाल के अंदर हमने ये नोट बनाकर देखा था। इसके सब नोट्स नीचे वही आ रहे हैं जो हमने लिखे थे, कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब कुछ आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंदर देखें, जैसे सैलरी वेजेस वाला पॉइंट इधर भी आ रहा है। लाइसेंस ट्रेडमार्क जो है वो किसको दिया है, ये वही एग्जांपल है जो डिस्क्लोजर में पड़ी हुई है। तो कोई ट्रेडमार्क आ रहा है तो यहाँ पे उसका डिस्क्लोजर दे रहे हैं। कंपनीज एक्ट भी आता जा रहा है। फिर ये हमने प्रोफेशनल फीस के अंदर ऑडिटर रेम्यूनरेशन को देखा था, अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन को देखा था, डोनेशन का नोट देखा। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मार्कअप ऑन शॉर्ट टर्म लोन, बैंक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ जितने किस्म के एक्सपेंस आ रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं। फिर टैक्स चार्ज की रेकन्सिलिएशन भी होती है जो यहाँ पे बनी हुई नहीं है। ठीक है। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स आ गया, रेम्यूनरेशन वाला नोट आ गया, फॉरेन रिश्तेदारों वाला, लोकल रिश्तेदारों वाला, इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्क की, कैपेसिटी प्रोडक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशुएंस, बनाना वाले सवाल में बनवा दिया था, सब्सीक्वेंट इवेंट्स, और फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग भी आ सकता है जो आ गया था हमारे सेफगार्ड वाले सवाल में। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी ख़त्म हो गई सारी की सारी। ठीक है, शुक्र है। 32 डिस्क्लोजर गिवन अबव आर फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली एंड दे मे नॉट कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। डिस्क्लेमर दिया गया यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड स्केड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन यहाँ से नहीं पढ़ाया था। एक बार बेशक इसको तसल्ली से पढ़ लेना है आपने, रीड ऑनली करना ज़रूर है। पेज नंबर 295 रीड ऑनली, पेज नंबर 296 रीड ऑनली, नहीं ये नहीं रीड ऑनली, एक मिनट, ये मैं खुद रीड ऑनली करवाता हूँ। ये यहाँ तक बहरहाल पे मैं लिख फिर भी रहा हूँ रीड ऑनली इसको। ठीक है। उसके बाद ये पेज नंबर 297 रीड ऑनली। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ एक दो यहाँ पर देखने वाले। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट ऑल्सो बी नोटेड। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब इस साल आपका स्टेटस जो है वो आपके 755 एम्प्लॉयज़ थे, जिस वजह से आप लार्ज स्केल कंपनी थे। इस साल आपके 700 एम्प्लॉयज़ रह गए। शेयर कैपिटल और रेवेन्यू पहले से ही नीचे था, अब आपका स्टेटस तो बदल गया। तो इस साल क्या कर दें? स्टैंडर्ड कहता है इस साल, ये कंपनी से कहता है इस साल कुछ नहीं करेंगे। पिछले साल की ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके 750 थे ना, तो आपका स्टेटस जो है वो लार्ज स्केल ही है। बदलना कब है वो आगे बताता है।
तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन कौन सी? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कब चेंज कर सकते हैं? अब इस साल 700 से नीचे चले गए, मतलब 750 से नीचे चले गए एम्प्लॉइज, लेकिन इस साल तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि बेस क्या है? पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई। अब अगला साल आया, अगर तो अगले साल में आप 750 को फिर टच कर गए तो आपका जो है वो लार्ज स्केल से मीडियम पे आप नहीं आए। और अगर दूसरे साल में मेरे तो सारे ही आ गए ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अच्छा जी, मेरे तो सारे ही आ गए मुझसे, 2 हाथ नहीं 4 हाथ। अच्छा, मतलब लायक बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, लायक बच्चे। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर 2020 है, हमला हो गया। 2020 के अंदर हमारे 760 एम्प्लॉइज थे, तो हम लार्ज स्केल कंपनी थे, ठीक है। 2021 आया तो अब ये जो बेस है ना, ये 260, ये कहाँ से उठाने? ये कहाँ से उठाने? ये 2019 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बेस है एम्प्लॉयज़ की भी, शेयर कैपिटल की भी, और जो है वो रेवेन्यू की, ठीक है। अच्छा, 21 के अंदर क्या हुआ? 21 के अंदर जनाब हमारे एम्प्लॉयज़ रह गए सिर्फ 700। तो क्या करें? मीडियम स्केल कर दें? नहीं, कंपनी एक्ट कहता है 2 साल कंसेक्यूटिव ये होना चाहिए। अगर 2022 के अंदर आप गए तब भी ये क्या है 700, तो नाउ यू विल बिकम, पढ़े जरा द क्लासिफ। ये 1-2 MCQs आपके मिस भी होंगे इस वजह से, मेरे ख्याल से। MCQs कितने बच्चों ने सारे किए थे? 1-2 MCQs में ये मसला आना चाहिए तासूली तौर पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड व्हेन इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक साल से नहीं कुछ होता, 2 लगातार साल अगर आपने पिछला क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो फिर जैसे मीडियम से भी लार्ज पे जाना है तो पहले साल ही नहीं ले जाना आपने, फिर मीडियम ही रखना है। दूसरे साल भी आपके एम्प्लॉयज़ अगर ऊपर ही रहे हैं, 2 साल कंसेक्यूटिव आपने क्राइटेरिया मीट किया, अब क्लासिफिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस। यानी ईयर एंड के ऊपर खड़े होकर कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसकी बेस पर नहीं काम चलेगा, बल्कि आपके जो है वो इस तरह से एम्प्लॉयज़ थे जी, कभी 750 रहे, लेबर है ना आपके पास आती रहती, कभी 750, कभी 755, कभी 780, सीज़न के अंदर 790, फिर ऐसे ही कभी 740, फिर कभी, तो ये करते बीच में महीने उसका ऊपर नीचे, क्योंकि हमारा सीजनल काम मिसाल के तौर पे, तो जब सीज़न हमारा होता है काम का तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और जब कम होता है तो फिर 540 भी कभी रहे, लेकिन ये इस तरह से चलता रहता है। तो पूरे 12 महीने के आपने मंथली बेस के ऊपर जो है वो 12 महीनों के एम्प्लॉयज़ लेने, 12 महीनों के एंड पर, हर महीने के एंड पे कितने एम्प्लॉयज़ है इसको डिवाइड करना है 12 से। तो इससे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला क्राइटेरिया निकलेगा, यानी कि बेसिकली वो 750 एम्प्लॉयज़ क्या थे? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया, इसलिए मैंने कहा रीड ओनली तो करना है, लेकिन ये मैं खुद रीड ओनली कराऊंगा, ठीक। उसके बाद सब्सिडरी कंपनीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ 4 स्केड्यूल। क्या मतलब? कहता है सब्सिडरी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी की है, लिस्टेड कंपनी पे तो 5th लगेगा, लिस्टेड पे 4th लगता था। तो सब्सिडरी के बारे में उन्होंने क्या कह दिया? सब्सिडरी को ये नहीं कहा उन्होंने तुम मीडियम हो, तुम लार्ज हो, तुम स्मॉल हो, तुम अगर तुम अनलिस्टेड हो, तुम लिस्टेड हो, नहीं, उसने कहा सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हो तो फिर तुम पे भी क्या लगेगा? 4th स्केड्यूल लगेगा, ज़्यादा डिस्क्लोजर्स वाला, मारी की बेचारी। The medium-sized company that are otherwise required to follow IFRS for SMEs and accounting standards for NPO may opt to follow IFRS notified by SCCP for the preparation of। कहता है कि जो मीडियम साइज कंपनीज हैं, जो वैसे तो छोटी कंपनीज वाले IFRS लगा सकते थे, उनकी मर्जी है, वो चाहें तो वो IFRS जो SCCP नोटिफाई किए होते हैं वो वाले भी अप्लाई कर लें, तो मर्जी की बात है। Small size companies that are otherwise required to follow revised AFRSs for SSEs may opt to follow IFRSs not। यानी वो ये कह रहा है कि आप अगर चाहें तो ये जो आसानी दी गई थी इसको ना ऑप्ट करें। आप कहें नहीं जी नहीं हो, आप जैसे मिसाल के तौर पे
अब उस्मान भाई ने कंपनी बना ली, उस्मान भाई ने पढ़े ये वाले स्टैंडर्ड होते हैं, कहते हैं यार दूसरे मैंने क्या पढ़ने हैं, ये मुझे अच्छे आते हैं, तो ठीक है एससीपी ने जो नोटिफाई किए मैं स्टैंडर्ड्स वही यूज़ कर लेता हूँ मैं, हालांकि मैं स्मॉल स्केल कंपनी हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जो है वो एससीपी के नोटिफाइड IFRS लगा देता हूँ या SMEs वाले लगा लेता हूँ, हालांकि मैं SSE हूँ, स्मॉल स्केल कंपनी, ठीक है। ओके, तो ये कुछ 2 गुंजाइशें थी। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 1, 2, 3 और 4 MCQs के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपने रीड ओनली करना है। कितने पेज हो गए रीड ओनली वाले? नहीं 6 नहीं हुए अभी। कौन से पीछे? वो तो मैंने करवा दिया ना, वो तो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आपने ये रीड ओनली यहाँ से करना शुरू किया, एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना है। 295, 296 मेरे वाले इनके पॉइंट्स के अलावा ये मैंने पढ़ा दिए आपको, ठीक है जी। ये हो गया 296, बाकी का पढ़ना है। 297 पढ़ा, 298 पढ़ा, और एक इससे आगे भी 1-2 हैं, सिर्फ एक बार पढ़ना है और मुझसे क्वेश्चन कर लेना है बस, अगर कोई हो तो। और एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको रिवीजन प्लान के अंदर मैं डाल दूंगा वो वाले पॉइंट्स जो आपने पढ़ने होंगे रिवीजन के वक्त, लेकिन इस दफ़ा एक बार लाजमी पढ़ लें, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़रा पॉज करिएगा भाई। अच्छा जी, डिफरेंट एक्सपेंसेस एज पर देयर क्लासिफिकेशन, ये भी हमने काम करके देख लिया। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इन, डेप्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ नज़र आया करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। क्लासिफिकेशन करके देखी थी, फिक्स वाले सवाल में भी P&L बनाया हमने तफसील से। कैरेज आउट सेलिंग एक्सपेंस है। वेयर हाउस वेजेस, अच्छा अगर ये वेयर हाउस रॉ मटेरियल का हो ना तो फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना, ठीक है ना, लेकिन अगर ये वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है तो ये कहाँ पड़ा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में, याद रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरीज, डिलीवरी व्हीकल किराए पे लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं, सेलिंग एक्सपेंसेज हैं, जनरल एक्सपेंसेज हैं, वेजेस ऑफ वेयर हाउस स्टाफ, अगेन रॉ मटेरियल के वेयर हाउस का स्टाफ हो तो उसको ले जाओ कॉस्ट ऑफ सेल में, और फिनिश गुड्स के वेयर हाउस का स्टाफ हो तो उसको कहाँ ले जाना? सेलिंग एक्सपेंस में। सेल एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल, बैड डेट एक्सपेंस, पहले के ज़माने में इसको एडमिन में डाला करते थे लोग, लेकिन अब ये सेलिंग में क्लासीफाई किया जाता है, ये ज़्यादा बेहतर है। रेंट ऑफ एनी डिस्प्ले सेंटर आउटलेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वारंटी एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफिस मशीन, लीगल एक्सपेंस, जनरल एडमिन एक्सपेंस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये कहाँ पर आते हैं? अगर P&L के अंदर ये क्लासिफिकेशन करनी पड़े, हमने की भी थी, ठीक है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ सेल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम और सेल्स टैक्स का कर चुके हैं, जिसमें हमने रूल बनाया था फिक्स वाले सवाल से पहले, ठीक है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बची पड़ी है। उसके बाद चैप्टर साडा मुक गया है। अच्छा जी, लेकिन MCQs अभी भी आपके एंड पे पेंडिंग है। जब तक बासित ने MCQs नहीं किए, मैं समझूंगा किसी ने नहीं किए। किस ने MCQs कर लिए हैं वो हाथ ना खड़ा कर दीजिए। यार देखो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। किसी में मसला हो तो पूछना भी होता है। अच्छा सुने जी, पेज नंबर 301 मैंने मिटा दिया। अच्छा सुने जी, सुने, हमारा ईयर एंड है, क्या हुआ? जा क्या कह रहे हैं, बता दो प्लीज यार। तुम मुसाफिर हो इसलिए मुसाफिर तो हम सारी दुनिया में भाई, मुसाफिरों की तरह ही बस गुजर जाए वक्त, हैं जी। हम यहाँ खड़े हैं जी, कहते हो ये तो आप पंजाब से इसलिए आप मुसाफिर नहीं, यार ये तो कोई बात नहीं फिर है। ये देखो कितने दूर, जितना तुम्हारा सफ़र है उतना इसका सफ़र है, चलो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। नहीं रोड ठीक हो गया, स्वाद तक भी मोटरवे बन गई अब। अच्छा सुने जी, हाँ ऐसा रोड है, अब तो भाई सीधा ही मोटरवे पे जाते हैं, बड़े लोग हैं ये।
31 दिसंबर लेट से 2020 है, ठीक है जी, और यहाँ पे खड़े हैं हम, ये आप हैं, ठीक है, और एक ऐसा लोन है जो अगले 12 महीने में पेएबल है, अगले 12 महीने में पेएबल हो गया है। मतलब लोन ऐसा है जो आपने अगले 12 महीने में पे करना है, या तो उसकी ड्यू डेट आ गई है, या कभी कभी यूं भी होता है कि बैंक ने कुछ शर्तें लगाई होती हैं, कोविनेंट्स होते हैं, उनमें से कोई कोविनेंट आपसे ब्रीच हो गया है, जिस वजह से बैंक ने कहा है कि ये चाहे 3 साल बाद भी होना था, कोविनेंट ब्रीच होते ही अगले 3 महीने में पे करना पड़ेगा। तो बहरहाल जो भी हुआ, एक ऐसा लोन है, मिसाल के तौर पे ऐसी है कि वो अगले 12 महीने में, अब उसकी ड्यू डेट आ गई है, आपने 5 साल की एक लोन लिया था और अब उसको आपने रीपे करना है लेट्स से मार्च अप्रैल में। अब अगर ये सिचुएशन आ गई है तो बैलेंस शीट के अंदर ये आपका लोन किस जगह पर नजर आना चाहिए? करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज में ये क्लासिफाई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहानी ये, लोन जो था वो अगले 12 महीने में पे होना था, यहां पे ये पे होना है, ये पे होना है, ठीक है, ये नुकता क्या है, पे होना था, लेकिन आपने ईयर एंड से पहले बैंक से कहा कि इसको जरा रीफाइनेंस कर दें। तो बैंक से आपने कब कहा? ईयर एंड से पहले, ठीक है। तो फिर यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना ऑथराइज होती हैं फॉर इशुएंस, पता ही है आपको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने 31 मार्च 2021 पर ऑथराइज होना था फॉर इशुएंस, ठीक है। तो अब आपने अगर तो रीफाइनेंसिंग, ये जो बैंक से जाके बात की, ये अगर ईयर एंड से पहले आपने कर ली है, तो 31 मार्च से पहले पहले अगर ये बात हो गई है तो आपके लिए ये एडजस्टिंग इवेंट है और आप इसको नॉन करंट में वापस शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रीफाइनेंसिंग आपने की है ईयर एंड के बाद, तो IAS 10 क्या कहता था, आप ईयर एंड पे जाएं तो ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये क्या बन जाएगी फिर, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, ठीक है, रीफाइनेंसिंग। अब इसको जरा पढ़ते हैं। जनरल पर्पस, पहले वो हो, ये बीच में एक डेफिनेशन ये भी पढ़ लें। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं जी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो खुद फरमाइश करके अपने लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवा सकते। जैसे कंपनी बैंक से लोन लेने जाए ना, तो बैंक उसे कहता है जरा फाइनेंशियल ईयर एंड जो हुआ है ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी लाओ, बल्कि ऑडिटर से ऑडिट भी करा के लाओ। तो भागे भागे जाओगे आप, बना के लेके लोन लेना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उनको दोगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं और आप किसी कंपनी के छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं और हम जाके कंपनी को कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दो, या हमारा उनके साथ कारोबार है, हम उनके लेट से उनको हम गुड सप्लाई करते हैं उधार पे, हम उनको कहें फाइनेंशियल बना कर दो, तो हमें हमारी फरमाइश से बनाकर देंगे। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो खुद फरमाइश करके अपने लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवा सकते। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? Those intended to meet needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information need, ठीक है। फिर रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है जी? रीफाइनेंसिंग का मतलब, पहली बात क्या है, रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है पोस्टपोन करवा देना अपनी लायबिलिटी को। जो जैसे कहा ना, अगले 12 महीने में, मार्च अप्रैल में आपने क्या करना था, इस लोन को रीपे करना था, अप्रैल में पे करना था लेट से, ठीक है। तो आपने बैंक से बात करके इसका टाइम बढ़ा के अगले अप्रैल तक करा लिया। जी हमारे तरह हालात टाइट है, थोड़ा मेहरबानी करें, ठीक है। अब रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस पोस्टपोनिंग द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट, पोस्टपोनिंग द ड्यू डेट फॉर इट विल बी क्लासिफाइड इन नॉन करंट इफ। कब ये क्लासिफाई होगी नॉन करंट? इफ एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस, जो आपका लोन है उसमें एक ऑप्शन है, रीफाइनेंस का ऑप्शन होना भी तो चाहिए, पहले से होता है, ठीक है ना। इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस वेयर ऑप्शन enables a delay payment beyond 12 months, ऑप्शन इज एट डिस्क्रिशन ऑफ, आपके डिस्क्रिप्शन पे एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रीफाइनेंस और रोल ओवर द ऑब्लिगेशन एंड, यानी ये तो हो गया ना कि आपके पास क्या है, एक
एग्जिस्टिंग लोन क्या है, उसके अंदर एक ऑप्शन टू रीफाइनेंस है, और दूसरा एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड दैट अलाउज रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब पहली चीज, लोन के अंदर ऑप्शन टू फाइनेंस रीफाइनेंस होना जरूरी है। ये ऑप्शन होता है। बैंक ने कहा होता है कि यार ठीक है, आप 5 साल बाद पैसे दे देना, और उस वक्त देख लेंगे अगर आपके साथ कोई मसला मसाइल हुआ तो उस वक्त आपको 12 महीने का और भी एक्सटेंशन हम दे सकते हैं। एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन वो ऑप्शन आपने लेना है, आप कहेंगे तो आपको दे देंगे। ये डिस्क्रिशन हो गई सेलर, ये कंपनी की, यानी जिन्होंने लोन लिया हुआ था उनके पास डिस्क्रिशन है, ठीक है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो रोल ओवर हो जाएगा। तो ऑप्शन टू रीफाइनेंस होना चाहिए, और इस ऑप्शन का एग्रीमेंट बिफोर ईयर एंड आपने ले भी लिया है। तो ये मैं कह रहा था कि आप ऊपर था, सॉरी, कि आपका लोन जो था वो अगले 12 महीने में रीपे होता नजर आ रहा था, लेकिन आपने ईयर एंड से पहले इसको रीफाइनेंस करवाकर और 12 महीने से आगे बढ़ा लिया। 12 महीने तो इसी दिन से आगे होंगे ना, ठीक है। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ये करंट की बजाय फिर नॉन करंट में फॉल कर सकता है। आप इसको नॉन करंट में शो करें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन है, आपका लोन यहां पर रीपे होना था, आपने ईयर एंड के बाद जाके बैंक से कहा कि इसको रोल ओवर कर दें, तो ये नॉन करंट में ही करंट में ही नजर आएगा। इसको नॉन करंट में करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये तो एडजस्टिंग इवेंट ही नहीं रहा, क्योंकि एग्रीमेंट है। ये जी हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं वाज एन ऑप्शन। असल में तो आपने रीफाइनेंसिंग करवानी थी, तो अगर रीफाइनेंसिंग ईयर एंड से पहले करवा ली है तो फिर ये नॉन करंट में शो कर लेना, नहीं तो फिर इसको करंट में ही रखोगे, ठीक है। तो ये पहली शर्त थी। क्या किथे गया, थल्ले वे यार एक थे जी। ये पहली शर्त, इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। कब? इफ लोन हैज ऑप्शन टू रीफाइनेंस। आगे उसने बताया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरा, एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड। क्या एग्रीमेंट? जो कि अलाउ कर रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट का होना भी ईयर एंड से पहले, एग्रीमेंट भी बिफोर ईयर एंड, ऑप्शन भी हो और एग्रीमेंट भी बिफोर ईयर एंड हो जाए, तो फिर आप इसको नॉन करंट में क्लासिफाई कर सकते हो। और अगर एग्रीमेंट अलाउइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट इज ऑब्टेन्ड, इफ एग्रीमेंट is obtained after reporting date but before approval of financial statements by directors, that it would be a क्या जी कह रहा है, क्या कह रहा है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में ही हैं, लेकिन ईयर एंड के बाद आपने ये एग्रीमेंट किया है जिसमें आपको अलाउ किया गया ये रीफाइनेंसिंग वाला ऑप्शन, तो ये क्या होगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, एंड इट विल बी क्लासिफाइड इन करंट, इट विल बी क्लासिफाइड इन करंट, ठीक है जी। ओके डन, सही है। अच्छा जी, पढ़ लीजिएगा, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो रीड ओनली लाजमी कर लीजिएगा, इसके अंदर अब कुछ रहा नहीं है। अच्छा, ये जो एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर है, अब ये IS 1 के अंदर है, ये कंपनीज एक्ट में नहीं है। तो ये अभी मैंने कुछ हफ्ता 10 दिन पहले FAR के बच्चों को पढ़ाया है, यानी ये अब उनका सिलेबस है, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर वो बहरहाल इसको मैं डिस्कस कर लूँगा हमसायों से भी, मेरा नहीं ख्याल इसको करना चाहिए अब हमें, ठीक है। अच्छा
चलें जी, अब आपका होमवर्क क्या बना ज़रा बताइए, इस चैप्टर से आपका होमवर्क क्या बना? पेज 295 से 300 तक रीडिंग अभी तक। फाइनल अकाउंट्स रीडिंग है पेज 295 से 300, ताकि ना ये असल में फिर ऐसे ना कुछ पेंडिंग ना रहे, इसको बस लपेटते जाए ना। अब IFRS 15 पे आ जाते हैं वापस, उसको भी ऐसे ही बिल्कुल पहले से आखिरी लफ्ज़ तक पूरा कर लेंगे, साथ साथ EPS भी हमारा हो जाएगा। तो फिर ये है कि रिवीजन क्लास के अंदर ज़रा नहीं कि रिवीजन की चीज़ें कम हो जाती हैं, फिर सुकून से हम बस अपनी रीसेंट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जितना मैक्सिमम काम है वो कर लें, छोटे मोटे काम फिर आगे साथ साथ ये चलते रहें। ताकि उसके बाद ऑल MCQs मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको कर लीजिएगा। कोई मसला है वैसे किसी MCQ में? एक दो में आया हो, बता दें वो। अब कर दिया मैंने, चलें अभी देख लीजिएगा दोबारा और फिर कल मुझसे पूछना है आपने, ठीक है? तो ये आपका फाइनल अकाउंट्स का होमवर्क हो गया, ठीक है जी। अभी EPS का होमवर्क इंशाल्लाह आएगा जब EPS आएगा, ठीक है? तो इससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं ब्रेक, ताकि फ्रेश EPS शुरू करें, ठीक है जी। पार्ट 1 क्लोज कर दें।